नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एडवांस आयुर्वेद के हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। हमारे आज के कार्यक्रम में हम किडनी फेलियर और लिवर फेलियर दोनों को लेकर ही बात करेंगे। तो यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है और वो गाइडेंस चाहते हैं संजीव जी का, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और किडनी और लिवर इन दोनों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि संजीव भारद्वाज जी ने अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि किडनी यदि लाइफ में आपकी एक बार फेल भी हो जाती है, उसके बावजूद वो पूरी तरह से पहले की तरह काम कर सकती है और आप जैसा जीवन पहले बिता रहे थे वो सब कुछ आप एक बार ठीक होने के बाद बिता सकते हैं। और इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और किडनी और लीवर दोनों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने ईमेल्स की बात कही थी, तो हमें ढेर सारी ईमेल्स हमारे दर्शकों की मिली है और उनमें से कुछ को हमने चुना है जो हम अपने कार्यक्रम में लेंगे। सबसे पहली ईमेल हमने NK जोशी जी की ली है और यहाँ पर ये लिखते हैं कि संजीव जी, मुझे लीवर में ख़राबी है, साथ ही साथ ब्लड वॉमिटिंग है, पेट में पानी भरा हुआ है, ऐसे डॉक्टर्स ने मुझे बताया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्या टेस्ट और ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मुझे ट्रांसप्लांट ऑफ लिवर की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ और क्या इलाज हो सकता है। नहीं, वो सिरोसिस ऑफ लीवर है पेशेंट को। सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण जोशी जी आपकी ये हालत है। सिरोसिस ऑफ लीवर कई कारणों से हो सकता है, जैसे अल्कोहलिक है पेशेंट तो भी उसको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, और अगर अल्कोहलिक नहीं है कई बार जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस के कारण ही वो बिगड़ जाता है, हेपेटाइटिस होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो उसका देखिए, जैसे अब आपने बताया ब्लड वॉमिटिंग है, तो वैसे वेरिसिस है, वेरिसिस अगर सपोज रप्चर होते हैं तो अल्टीमेटली इट कॉज ब्लड वॉमिटिंग। और दूसरा, कई बार ऐसे केसेस के अंदर मोशन भी ब्लैक कलर का आता है, जिस कंडीशन को मलीना कहते हैं, प्लस पेट में आपने बोला पानी भरा हुआ है, असाइटिस की कंडीशन आपके साथ है, इस कंडीशन को इंटरपेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। देखिए, इस कंडीशन में क्या है, जो आपका सिरोसिस ऑफ लीवर है उसके लिए अपनी जो भी रिपोर्ट्स है, ट्रांसप्लांट की बात तो देखिए सरासर समझ ही नहीं आती है। रीज़न ये है कि आप अपने पूरे आस पड़ोस में, क्या अपने 100 किलोमीटर तक देखिए, एक ऐसा मरीज ढूंढ के लाइए जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो अच्छे से खूब जीवन बसर कर रहा हो। ऐसा आपको एक भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो फिर ट्रांसप्लांट का तो कोई देखिए वो कोई तुक बनती नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट तो कोई समझ में आता नहीं आता, तो उसका भी मेरे पास में एक वैज्ञानिक आधार है कि क्यों समझ में नहीं आता। अब जैसे हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, 30% लीवर उसका ट्रांसप्लांट कर दिया, 70% उसका लीवर वहीं है, तो सिरोसिस तो 70, रेस्ट ऑफ द 70% के अंदर सिरोसिस तो है ही। तो जब सिरोसिस उसका है तो अल्टीमेटली फिर वो कैसे, उसका सिरोसिस 30% चेंज करने से कैसे ठीक होगा? नहीं होगा तो फिर वो 30% कैसे वर्क करेगा? तो इस चीज़ों का ये भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट होना बाकी है। तो ट्रांसप्लांट तो अभी उसके आसपास भी ट्रांसप्लांट का तो कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपका लीवर खराब हुआ तो उसके लिए मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में विषय में हम बात कर लेते हैं। तो जो भी आपका एक टेस्ट फाइब्रोस्कैन होता है, फाइब्रोस्कैन आप अपना करा लीजिए। फाइब्रोस्कैन करा के आप जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे मिलिए, क्योंकि रीज़न ये है कि जब आपकी टेस्टिंग पूरी होगी तभी मैं देख पाऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर में मेरी मेडिसिन लेने के बाद भी उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। मैक्सिमम लोग जो है ना नॉर्मल टेस्ट करा लेते हैं, लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट, और वो सब चलता रहता है। डॉक्टर्स उनकी एंडोस्कोपी करते रहते हैं, छले डाल दिए, वो कर दिए, चलो जी इसको EVL बोलते हैं, वो सब कर आके उनको अपना वापस भेज देते हैं। सिरोसिस के लिए अगर आपको करना है तो सिरोसिस के लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट है उसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन अगर एक बार आप कराएंगे तो उसके अनुसार फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से उसके अंदर कौन से चेंजेस मैं लेके आ सकता हूँ, 3 महीने की मेडिसिन के बाद में क्या चेंजेस हैं, हर मंथ कौन से टेस्ट होने, धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपको इस समस्या से निजात मिल जाए। दूसरा, जो आपने बताया कि ब्लड की वॉमिटिंग आ रही है, तो ब्लड की वॉमिटिंग आती है क्योंकि कोएगुलेशन प्रोसेस खराब हो जाता है। कोएगुलेशन का मतलब होगी कि जो खून का थक्का बनाने वाली जो स्थिति होती है, जो हमारा लीवर मेंटेन करता है, विटामिन K हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। देखो, लीवर फेलियर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट का कम होना, एल्बुमिन आपका रेगुलर घटना,
वाटर कंटेंट्स बेसिकली क्या है कि एडिमा होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है शरीर में, या फिर उसको पेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन, जैसे मैंने बताया, उसकी बॉडी से वाइट ब्लड सेल अलग होकर उसके पेरिटोनियल कैविटी होती है जो हमारे ऑर्गन और स्किन के बीच की जगह होती है, वहाँ पर जब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उस कंडीशन को असाइटिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन आनी शुरू हो जाती है क्योंकि एल्बुमिन जितना हमारी बॉडी में कम होगा, एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, जितना हमारी बॉडी में वो प्रोटीन कम होगा अल्टीमेटली हमारे सेल्स पानी को छोड़ना शुरू कर देंगे और वो पानी ही वहाँ पर इकट्ठा होता है जिसकी वजह से असाइटिस की कंडीशन आती है। तो लीवर को अगर हमारे को ठीक करना है तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक करना साथ में जरूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट दो तरीके से चलता है, एक मेंटेनेंस, दूसरा ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस वो प्रोसीजर हुआ जिस प्रोसीजर के अंदर आपका सपोज करिए कि अगर एल्बुमिन कम हो गया तो एल्बुमिन के लिए आपको एग खिलाया जा रहा है, कहीं आपका रेड ब्लड सेल्स कम है तो उसके लिए अगर आयरन कम है, फेरेटिन लेवल डाउन हो गया तो वो करा जा रहा है, असाइटिस हो गया तो असाइटिस टैप कर दिया, तो ये मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। प्लस क्योंकि उसकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर पानी ट्रांसफ्यूज है तो वो करना पड़ेगा, सांस ही नहीं आएगी पेशेंट को। अगर उसका सपोज करो कि पानी भरा हुआ है तो वो पानी उसके, कॉमन सी बात है कि अगर एक उसके लंग्स के आसपास में रिटेंड होगा, प्लूरल एफ्यूजन होगा और उस कंडीशन में उसको निमोनिया भी हो सकता है, अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन। तो पानी का टैपिंग होना एक अलग मैटर है, वो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। प्लस साथ में मेडिकेशन के साथ में लीवर का फंक्शन को ठीक किया जाएगा, और प्लस जो उसके ऊपर अगर शंकन लीवर है तो रिजुविनेशन ऑफ सेल करने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए टेस्ट मैंने फाइब्रोस्कैन आपको बता दिया, और जिसको कराया जाएगा, नियम से देखा जाएगा कि वहाँ पर फाइब्रोसिस कितना कितना वहाँ पर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो सेल फाइब्रोसिस हो गए उनको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जो सेल फाइब्रोसिस हो गए वहाँ पर नए सेल्स को पैदा किया जा सकता है। ये तो मैंने अब साइंटिफिकली प्रूव किया, मेरे पास में ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिनका फाइब्रोस्कैन कराया, जो पहले 61.5 था अब वो 35.8 आ रहा है, किसी का 24.4 आ रहा है, इस तरह से करके वो रिड्यूस होगी फाइब्रोसिस वहाँ पे। तो वो फाइब्रोसिस मरे हुए सेल जितना नहीं हुए, वहाँ पर नए सेल पैदा हुए हैं। तो ये एक इसका छोटा सा जोशी जी प्रोसीजर रहेगा जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे इसके अंदर से रिजल्ट्स पा सकते हैं। ट्रांसप्लांट की तो आप सोचना भी नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो फिर आप पैसा और जान दोनों उसके साथ में आपकी खिलवाड़ है, क्योंकि किसी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, वो तो जिसको पैसे मिलने हैं वो तो ट्रांसप्लांट बोलेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अमिता जी हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अमिता जी। हाँ जी। जी संजीव जी आपको सुन रहे हैं, आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी बोलिए मैडम। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, और एक मेरी 70% डैमेज है और दूसरी मेरी 20% है। ये मैडम आपको मेरी ठीक है, दूसरी किडनी नहीं, ये आपको कैसे पता है मैडम? क्या नाम, मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है और बीपी थोड़ा हाई रहता है। आपको कैसे पता है कि आपकी एक किडनी 70% है, दूसरी किडनी 20? डॉक्टर साहब, मैंने ये स्कैनिंग करवाई थी। कौन सी स्कैन कराया था? कौन सी स्कैनिंग थी वो? स्कैनिंग आरटीसी, क्या है उसका नाम है? हाँ जी, स्कैनिंग करवाई थी ना ये। कब कराई थी? किडनी की कौन सा स्कैन कराया था? क्योंकि किडनी पर्टिकुलरली जो है ना, रीनल स्कैन डीटीपीए में आती है, अगर आपने वो कराया है तो उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, रिटेंशन टाइम कितना है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपने जो स्कैन कराया वो कौन सा कराया, थोड़ा सा आप ये क्लियर कर दीजिए। स्कैन कौन सा है? अच्छा, मैं देखती हूँ सर। ठीक है, स्कैनिंग मैंने करवाया था, ये है A2। जी जब तक आप स्कैन ढूंढ लीजिए, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं अगर वो इस तरह की कोई भी अगर सलाह चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिपोर्ट्स अगर अपने निकाल के रखें, जिससे कि उनको उस वक्त में बात करने में उनका समय बर्बाद नहीं होगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अमिता जी से हम बात कर लेंगे, या हाँ, फिर वो चलिए। संपर्क, अमिता जी आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करना चाहती हैं तो उसके लिए टेलीफोन नंबर्स की डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। हम आगे बढ़ेंगे और अगली ईमेल को कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। पुरुषोत्तम जी ने ये ईमेल हमें भेजी है और यहाँ पर इनकी समस्या भी किडनी से रिलेटेड ही है। इनका कहना है कि सूजन है अभी इनको बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ यूरिया और क्रिएटिनिन इनका बढ़ा हुआ है। 5 साल से इनका लगातार पीजीआई लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा है, और हालत अभी ये है कि टॉक्सिन्स इनकी जो है वो 1.9 से 5.9 हो गया है। अभी जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं? हाँ, वही देखिए, वही समस्या वही है कि उनका वहाँ पर किडनी फेलियर हुआ और वो अल्टीमेटली वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ लखनऊ वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा होगा जी मेरा कर दो, वो उसको अपना दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, जीएफआर उनका डाउन हो गया। मैं अपने हर कार्यक्रम में ये बताता हूँ, मेरे ख्याल से एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसमें मैंने इस बात को इलेबोरेट ना किया हो। जब जैसे जीएफआर आपका कम होगा अल्टीमेटली आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। 1.9 से 5.9 हो गया, टॉक्सिन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा है। आपको अगर उसको ध्यान देना है तो देखिए, बहुत बात स्पष्ट है, अगर आपको ध्यान देना है अपनी किडनी के ऊपर कि आपकी किडनी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं,
उससे पहले आप ये पूछ लीजिए, अगर वो ये कहता है कि आपकी किडनी की स्टेबल रहेगी या किडनी का मैं लॉन्ग प्रोलॉन्ग कर दूंगा, तो इसके लिए कौन सा ऐसा टेस्ट बना है जिसके आधार पे वो ये कहता है। वो टेस्ट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कोई एक आदमी किसी बात को कह जा रहा है आप ये करा लीजिए और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके हाथ में जीरो आए, जिस तरीके से लोगों के आ रहा है। देखो ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि आपका 1.5-2 क्रेटनिन हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, सूजन वूजन आई, किसी भी कारण से आप गए, चलो तबियत खराब हुई, वहाँ उसने कहा जी आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, कि आपकी इसमें दिक्कत है, चलो जी आप ये दवाइयाँ खाते रहो। आप रेगुलर विजिट करते रहे, रेगुलर विजिट करते करते आपको एक की जगह 5-10 क्रेटनिन हो गया, उसके बाद का डायलिसिस, उसके बाद में ट्रांसप्लांट, और उसके बाद में फिर डायलिसिस। तो ये तो चक्र है। इस चक्र में अगर एक बार फंस गए तो फिर तो ये काल चक्र में फंस गए, फिर तो उसके बाद तो आपका भगवान भी नहीं निकाल सकता आपको, फिर तो वो यमराज आपके सर पे बैठ ही गया। तो इसलिए इस चक्र के अंदर नहीं फंसना। अगर किसी भी तरीके से आपको लगे कि कहीं पर ऐसा कुछ है, इमीडिएटली आपने देखना है कि अगर कोई भी आदमी, मैं भी अगर ये बात बोल रहा हूँ कि डिटोरिएशन रुकती है तो उसका आधार क्या है। मेरे पास में उसका आधार है, मैंने 100 पेशेंट्स का रीनल स्कैन कराया और 100 के 100 पेशेंट के अंदर अगर मेरा चेंजेस आ रहे हैं तो मेरे पास उसका वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक उसके है। तो जो ट्रस्ट होता है वो विज्ञान के ऊपर जितना ट्रस्ट हो सकता है वो किसी कसौटी के ऊपर वैज्ञानिक कसौटी है जिसपे आप अपने सोने को कस सकते हैं। ट्रीटमेंट एक सोना है एक तरीके का। तो इसको जब आपको अगर कसना है कि उसकी कितनी है तो उसके विज्ञान की कसौटी होना जरूरी है। अब विज्ञान के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे आप उसका टेस्ट ही नहीं करा रहे, केवल आप उसको केमिकल दे रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर रहे। ब्लड प्रेशर से थोड़ी ना कोई उसका किडनी का डिटोरिएशन रुकेगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से रिज्यूमिनेशन ऑफ सेल करना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसीजर है आपके पास में, तो वो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ अपने लालच में केवल 1.5-2 क्रेटनिन से पेशेंट का 10 हो जाए और फिर वो ट्रांसप्लांट करा के 5-10 लाख दे जाए तो फिर तो देखो बात अलग है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो अदरवाइज ये प्रोसीजर नहीं है। जी बिल्कुल। संजीव जी, हमारे पास जितनी भी ईमेल्स आती हैं या जितने भी हमारे कॉलर्स के कॉल आते हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट लगातार एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा है और यहाँ पर भी जैसा हमने मेल में देखा कि लगातार 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन तब भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति बन रही है। ट्रीटमेंट अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब वो ट्रीटमेंट है ही नहीं बेसिकली। वही वाली मेरे वाली बात थी मैडम आ गई। मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो बेसिकली उसको वो टाइम को पास कर रहे हैं। वो जैसे पेशेंट आ गया, चलो भाई अपना ये दवाइयाँ खा ले, ये अपना ब्लड प्रेशर की होगी, एक ये कैल्शियम की गोली ले लो, उठाया अपना उसको बस इतना सा एक डायरेटिक दे दिया, यूरिन अपना निकलता रहा उसका, एंड ऑफ द डे उसकी किडनी बिल्कुल सरप्रेस होकर जीरो हो जाती है। और फिर पेशेंट जब परेशान होता है तो उसको कहते हैं भैया ऐसे कर लो। आज कितने अस्पताल ऐसे हैं जो डायलिसिस के लिए करते हैं, तो उसको कई बारी पेशेंट को, कई हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट को इतने ज़्यादा हरासमेंट होती है कि उसकी लंग्स में, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको पानी भर रहा है और केवल उनको पानी 1-8 लीटर इसलिए छोड़ दिया गया कि जल्दी से जल्दी डायलिसिस का रूटीन बने, रेगुलर वो डायलिसिस पे है। ऐसे तो बहुत से पेशेंट हैं जो एक जगह डायलिसिस कराते हैं तो 4 दिन 5 दिन उनको जरूरत नहीं पड़ती, और एक जगह कराते हैं तो दूसरे दिन जरूरत पड़ जाती है। तो सीधी बात है, कहीं ना कोई कमी छोड़ी जा रही है। तो वहाँ पर क्या है, बीमारी से ज़्यादा लोग लालच से मर रहे हैं, इलाज से मर रहे हैं। जिस तरह का इलाज उनको मिल रहा है। मैं डायलिसिस के लिए नहीं बोलता, डायलिसिस तो इंजीनियर की बनाई हुई मशीन है, वो तो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। लेकिन वो मेंटेनेंस का प्रोसीजर इसलिए है कि आप भाई साहब, बीमारी एक आपकी नॉक कर रही है कि देखो जी मैं आपके वहाँ पर शरीर के अंदर हूँ और मुझे आप ठीक कर लो। तो आपने बीमारी से थोड़ा सा समय लिया उधार कि 2 साल 3 साल आपने डायलिसिस को 2 साल दिए और अल्टीमेटली आप अपना ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि डायलिसिस पे चले गए। डायलिसिस तो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है, वो तो मेंटेन करने के लिए। उस मेंटेनेंस के प्रोसीजर के दौरान अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली तो फिर तो आपकी लाइफ ही खत्म है, फिर तो जीरो है जी बिल्कुल। फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, हम आगे बढ़ेंगे और सरिता जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या जानना चाहती है। सरिता जी। जी सरिता जी बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? जी, ये मेरा बेटा है, तो उसको मतलब जैसे चिकन वगैरह खा लेता है, नॉनवेज वगैरह खा लेता है, तो उसको दूसरे दिन बहुत ज्यादा सिर दुखता है और 2-2 दिन तक उसका सिर नहीं मतलब ठीक होता। कॉन्स्टिपेशन रहती है क्या उसको? हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन रहती है क्या? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता नहीं, वो फिर क्या कारण हो सकता है उसका? यूरिक एसिड आप चेक करा लीजिए एक बार, क्योंकि चिकन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो किसी कारण से ये भी हो सकता है कि उसका यूरिक एसिड या अंदर कोई ना कोई परेशानी चल रही हो। चिकन में इतने मसाले डलते हैं, हो सकता है उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो। तो ये सारी चीज़ें भी अब गौर करनी पड़ेंगी, केवल आपके कहने के अनुसार नहीं चल सकते। जिस प्रकार आपने बोला कि चिकन खाया, तो क्या पता चिकन के कारण है या उसमें डले हुए मसालों के कारण है, तो वो चीज़ तो देखनी पड़ेगी। ये तो देखना ही पड़ेगा ना, चिकन के कारण है या उसके अंदर डले हुए मसालों के कारण है। ये तो आप कह रहे हैं ना चिकन खाने के कारण हो रहा है, तो उसका डायग्नोसिस तो प्रॉपर ये हुआ नहीं। ये तो डायग्नोसिस तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अंदर क्या कारण है जिसके कारण से उसको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं उसका मोशन क्लियर हो रहा है, तो मोशन क्लियर हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो है नहीं,
गैस्ट्रिक नहीं है तो फिर सर में दर्द क्यों है? सर में दर्द हो रहा है तो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक के कारण हो रहा है, तो फिर प्रोटीन का देखना पड़ेगा, सीरम प्रोटीन है उसका करा के कि अल्टीमेटली कितना है। यूरिन का टेस्ट कराना पड़ेगा कि उसकी कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ हो, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डायग्नोसिस करके तब पता चल पाएगा सर में दर्द क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ हेडेक, तो उसके अंदर कहीं पता चले उसका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, अल्टीमेटली वो फिर ऐसा नहीं, वो इस तरीके से इतनी जल्दी स्टेज के ऊपर आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि वो चिकन खा रहा है इसके लिए। चिकन तो आप भी खा रहे हैं, आपके सर में दर्द क्यों नहीं हो रहा? जी सिंपल सी बात है। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और माया जी शाहदरा से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। माया जी। हाँ जी मैडम। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं। हाँ मैडम, मेरे को ना अभी मई में डायग्नोज हुआ, मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है जो हार्मोन डेवलप कर रहा है। जी और हार्मोन डेवलप करने से क्या मेरे फीचर्स फैली है और मेरे को मोशन की भी प्रॉब्लम रहती है, और उसके लिए उन्होंने रेडियस दी है मेरे को, गामा नाइट सर्जरी कहते हैं जिसको। और उसका रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट होने के बाद भी ट्यूमर में कोई विशेष फर्क नहीं, हार्मोन से विशेष कंट्रोल नहीं, और उसमें कुछ चीजें कैल्शियम और कुछ चीजें बढ़ी आई, जिससे डॉक्टर को डाउट हुआ एंडोक्रोलॉजी को कि भाई इनको मतलब जो है गले में भी कुछ ट्यूमर की कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्सीटोनिन और क्रोमोग्रेनिन दोनों टेस्ट आप अपने करा लीजिएगा। वो मैंने कराए हैं ना, बस वो आप अपने पास रख लीजिए। जब भी आप आना चाहें आप मेरे पास में उन टेस्ट की रिपोर्ट्स लेके आप आइएगा, और उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर उसको देखकर आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसका कारण क्या है। देखिए हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझो। सेल किसको बोलते हैं? सेल उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक कोई किसी भी प्रकार का प्रोटीन होता है। तो जो क्रोमोग्रेनिन या कैल्सीटोनिन ये कुछ प्रकार के प्रोटीन है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड किसी भी तरह का कोई सीक्रेट कर रहा है तो अब क्या हुआ, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स वहाँ से है तो उन प्रोटीन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ से नहीं है तो किस कारण से है, कहीं कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन तो नहीं बढ़े हुए, कहीं किसी प्रकार का और कोई कैंसर एंटीजन तो नहीं जो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है जिसके कारण से आपको इस तरह की समस्या आ रही है। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि आपको रेडिएशन दिया, आपको गामा नाइट रेडिएशन दिया। रेडिएशन एक तरफ तो हमने सुना है कि रेडिएशन से कैंसर हो जाता है, लोग रोज अखबार के अंदर दे रहे हैं कि आप मोबाइल मत सुने, उसके रेडिएशन से कैंसर हो जाएगा। जब पेशेंट पहुंचता है उनके पास में ट्रीटमेंट के लिए तो उसको रेडिएशन देते हैं कैंसर के लिए, तो पहले तो उनको क्लियर करना चाहिए कि उनका बेसिकली रेडिएशन से कैंसर हो रहा है या रेडिएशन से कैंसर ठीक हो रहा है। इस तरह तो पेशेंट को झुलाने से तो कुछ नहीं होगा कि अगर एक बार तो आप सारी पब्लिक में तो कह रहे हो कि वहाँ पर जो ना मोबाइल मत सुनो, उसके रेडिएशन से कैंसर हो रहा है। जब पेशेंट पहुँच गया तो आप उसके साथ के अंदर आप उसको कह रहे हो कि रेडिएशन ले लो, और उसके बाद में भी आप बता रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि रेडिएशन उसके लिए ट्रीटमेंट है ही नहीं जो आपको दिया गया। केवल और केवल यही है कि आपकी नसें वहाँ से और श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी कोई भी किसी भी प्रकार का ताप है अंदर फाइब्रोसिस पैदा करेगा, तो वो फाइब्रोसिस पैदा करेगा तो अल्टीमेटली आपको उससे भी जूझना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पास में आ जाइए अपनी रिपोर्ट्स लेके। शाहदरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। आप आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आगे सजेस्ट कर पाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसे इसके अंदर कुछ फ़र्क चेंजेस आए। जी बिल्कुल माया जी, और अगर आप एड्रेस की डिटेल्स देखना चाहती हैं तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकती हैं। साथ ही साथ हमारे दूर दराज के दर्शकों के लिए भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप दिल्ली आ पाने में असमर्थ हैं तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट संजीव जी तक पहुँचा सकते हैं, और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, संजीव जी का गाइडेंस प्राप्त करने के बाद आप अपनी दवाइयाँ कुरियर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम आगे बढ़ेंगे और अल्मोड़ा से अगले कॉलर सुंदरलाल जी हमारे साथ हैं। सुंदरलाल जी, सुंदरलाल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कांटेक्ट हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली ईमेल को कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। ये ईमेल हमें सुरेंद्र जी ने भेजी है और यहाँ पर इनकी समस्या किडनी से रिलेटेड है। इन्होंने लिखा है कि किडनी ख़राब होने से यूरिन बिल्कुल बंद हो गया है, बीपी हाई रहता है, डायलिसिस पर हूँ इस समय, और डॉक्टर का कहना है कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? गलती से भी मत कराना, मैं तो यही कहूँगा। गलती से ट्रांसप्लांट का तो नाम भी मत लेना। आप डायलिसिस चल रहा है आपका, ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन आपका बड़ा, डायलिसिस कराया, आप मेंटेनेंस पे आ गए। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप अपना जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स लेके आप मेरे पास में आ जाइए। जो आपके टेस्ट नहीं होंगे वो मैं यहाँ पर करा के आपका ट्रीटमेंट शुरू करूँगा, और फिर उसके बाद में भगवान का नाम लेके देखते हैं नेक्स्ट के अंदर कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ट्रांसप्लांट मत कराएं। ट्रांसप्लांट अगर करा लिया और गलती से अगर वो फेल हो गया, जो कि होना ही है, साल में होगा, 2 साल में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, होना तो अल्टीमेटली तो फेल होना ही है। जो 10-5%, 20% लोगों का ट्रांसप्लांट सक्सेस होता होगा, वो साल 2 साल के लिए जो चलता है उसको सक्सेस बोलते हैं। सारी जिंदगी नहीं चलता, फिर किडनी ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि मेरा तो ऑप्शन 0 है। उसके बाद में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा भाई साहब।
उसके बाद में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो ट्रांसप्लांट से पहले का ऑप्शन है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे आ जाओ, जो आपका खुद का ऑर्गन है उसको अगर आप चाहेंगे, उसको तो मैं कर सकता हूँ। अब आप उसको ट्रांसप्लांट करा के अच्छी तरह से उसका नाश पीट के फिर आप मेरे पास आएंगे, फिर तो आपकी मदद करना मेरे लिए बिल्कुल असमर्थ हो जाऊंगा फिर तो उसके अंदर में। तो मेरा तो सबसे 101% यही कहना है, ट्रांसप्लांट तो गलती से भी ना कराओ, डायलिसिस करा लो, प्लस साथ में आप आइए, मेडिसिन आपका शुरू करते हैं। कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समय समय पे नजर आएंगे। जी बिल्कुल। मैं आगे बढ़ूंगी और यहाँ पर हम लीवर की बात कर रहे हैं लगातार, और लीवर की हमारे पास इतनी सारी ईमेल्स भी आई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जब आप मेंटेनेंस की बात करते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या किया जाता है? बहुत अच्छा प्रोसेस है आयुर्वेद में, सारा कुछ ही नेचुरल प्रोसेस है मैडम। जैसे सपोज करिए विटामिन के पूरा करना है तो हम सरसों का रस देते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम विटामिन के। आप किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा सकते हैं, हमें के बाइंड देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप वहाँ पर पोटेशियम पूरा करना है मुझे, तो पोटेशियम के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नारियल पानी देना है। नारियल पानी में मैक्सिमम पोटेशियम होता है, उसके अंदर बिल्कुल है। हम डाइट प्लान चेंज करेंगे, उससे आपका एक एक केमिकल बैलेंस होगा। एक एक केमिकल, सोडियम कम हो रहा तो सोडियम दिया जाएगा आपको, सोडियम नमक को बोलते हैं। क्लोराइड कम हो रहा है, मिर्च के अंदर होता है। हर चीज़ का बस वैद्य को पता होना चाहिए कि किस खाने की चीज़ में क्या है। आजकल वैद्यों को थोड़ा सा पता कम रहता है, वो लोग इस पर ध्यान कम देते हैं। मेरी सभी लोग जो भी अपना इसके आयुर्वेदिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको अच्छे से स्टडी करें, जिससे उनकी पैथी मजबूत हो सके और वो अपने उसको रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली आयुर्वेद ही जनक है सारी पैथियों का। आयुर्वेद से ही चुरा चुरा के फार्मूले लोगों ने अपनी अपनी पैथी बना ली है। तो आपको उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उसको कमज़ोर नहीं करना। जैसे मैडम ने पूछा मेंटेनेंस का क्या प्रोसीजर है, मेंटेनेंस का बिल्कुल सीधा सा प्रोसीजर है। जो केमिकल आपका कम हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको आपने आपके हर खाने की चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद है, आपको पता रहेगा, आप उसको मेंटेन कर लोगे। मेंटेनेंस को इतनी बड़ी दिक्कत थोड़ा है। ब्लड केवल एक ट्रांसफ्यूजन जो है ना, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ब्लड या प्लेटलेट काउंट चढ़ाना है, कॉम्प्लिकेशन वो भी नहीं है। पुराने जमाने में तो रक्त पिला दिया करते थे। काली माता की जो फोटो है उसमें जब उनके हाथ में जो रक्त होता है, रक्त का कटोरा, वो यही चीज़ दर्शाता है। पहले लोगों की लैंग्वेज नहीं होती थी, पिक्चर के माध्यम से दर्शाया जाता था कि जब युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता था तो रक्तपान कर लिया करते थे क्षत्रिय, उससे उनका रक्त पूरा हो जाता था। ना किसी को कोई अपना सैंपल चेक करना होता था कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कुछ नहीं, वैसे ही अपना रक्त पूरा हो जाता था। लेकिन अब आज के ज़माने में जस्टिफाइड नहीं है, तो चलो वो चीज़ एक कॉम्प्लिकेशन में मान सकता हूँ कि चलो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है ये या कुछ भी है। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो लोग ट्रांसफ्यूज़ करा रहे हैं उनको उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कितने ऐसे केसेज हैं जो एड्स हो गया, कितने ऐसे केसेज हैं जिसके अंदर पता चलता है कि वहाँ पर सुई से ही बहुत तरह की हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, लीवर पे लोड पड़ा, ओटीपीटी उसका बढ़ गया। ऐसे तो सैकड़ों केसेस देखने को मिलते हैं। इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो चलो हो सकता है कि उसका सारा लेना पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज तो अपनी मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। मेंटेनेंस की तो चिंता की जरूरत ही नहीं, मेंटेनेंस भी अपनी ही पैथी में हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि मेंटेनेंस के लिए शायद हमारे को किसी और के पास जाना पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली ईमेल्स को कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले किडनी के विषय पर आती हूँ। और किडनी की प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। किडनी का देखिए, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस कई तरीके से, सूजन आ गई, जैसे लोगों ने बताया यूरिया क्रेटिन बढ़ गया, और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उनका बढ़ता रहता है, तो फिर अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है। हाँ, पानी का रिटेंशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि पानी कम पीना होता है। कम पिएंगे पानी तो अल्टीमेटली क्या, क्योंकि वो इसलिए कम पीना होता है कि ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो सेल्स के अंदर जा नहीं रहा, क्योंकि यूरिन में एल्बुमिन पास हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया किडनी में, लीवर में, कि एल्बुमिन कम होता है तो सेल्स जो होते हैं वो पानी को छोड़ देते हैं, अल्टीमेटली वो रिटेंड होता है। ऐसी किडनी में, क्योंकि यहाँ पर एल्बुमिन यूरिन के थ्रू पास हो रहा है, यूरिन के थ्रू जैसे से एल्बुमिन आपकी बॉडी में कम होगा, अल्टीमेटली रिटेंशन ऑफ वाटर शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा कारण क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उस प्रॉपर तरीके से उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस को नहीं कर पाती हैं, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली फिर वो बॉडी में पानी रिटेंड होगा। तो इस तरह से करके ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन इनको ध्यान में रखते हुए कोई वैद्य चिकित्सा करेगा तो अल्टीमेटली वैद्य की चिकित्सा से बड़ी चिकित्सा कोई नहीं है। ठीक तो होना ही होना है, फिर तो आयुर्वेद से बड़ा तो कोई है ही नहीं कुछ भी उसमें। जी बिल्कुल, वो तो होना ही, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए, तो ये तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया मेरे। ये चीज़ें वैज्ञानिक, हमारा आयुर्वेद थोड़ा आज की विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतर पा रहा था। अब जब से उसको मैंने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना शुरू किया, रिपोर्ट्स के माध्यम से सिद्ध किया, तो फिर अब तो उसके ऊपर इफ एंड बट और क्वेश्चन मार्क कोई है ही नहीं। उससे बड़ी चिकित्सा जो लोग दूसरा ट्रीटमेंट कराते हैं एलोपैथिक का, मन में उनकी भी इच्छा रहती है कि किसी तरीके से कहीं से कोई वैद्य से इलाज मिल जाए, कहीं से किसी ने कोई ना आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट मिल जाए। वो बेचारे इसके लिए बड़े धक्के खाते हैं, लेकिन उनको कई बार क्या है कि उसके नाम पे वो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते। तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली इस तरह की समस्या आती है। एक मेरे पास पेशेंट आया, वो कहने लगा जी मैंने 3 जगह से आयुर्वेद की मेडिसिन ली और अल्टीमेटली मेरी किडनी में फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा उसको उत्तर ये था कि जो आपने 3 जगह से मेडिसिन ली होंगी वो ट्रस्टेड मेडिसिन नहीं होंगी, वो वहाँ पर जो है ना वो साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन नहीं होंगी कि जो बिल्कुल किडनी के लिए है। जैसे कि मैंने अपनी मेडिसिन को साइंटिफिकली प्रूव किया,
कि ये मेडिसिन किडनी के लिए है, ये मैंने रीनल स्कैन डीटी पे पहले कराया पेशेंट का, ये मैंने उसको मेडिसिन दिया, उसके बाद में फिर कराया तो उसके वहां पर इंप्रूवमेंट आई। ऐसा मैंने 100 पेशेंट्स का कराया, तो अभी साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि जब 100 पेशेंट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो किडनी खराब हो जाए तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, इस तरीके से चेंजेस आते हैं, इस तरीके से मेडिसिन दिया जाता है, ऐसे उसको मेंटेन किया जाता है। बस इस तरीके से करा जाएगा तो अल्टीमेटली आएगा ही आएगा। तो जो लोग अगर कहीं से ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं और किसी कारण से उनको नहीं भी फायदा हुआ तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक आज बड़ा आधुनिक विज्ञान है, ये बहुत पिछड़ा हुआ विज्ञान है, बड़ा आधुनिक विज्ञान है, 40 साल एडवांस है ये आज की दुनिया से। जी बिल्कुल, और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक तो साइंटिफिकली प्रूवन है और साथ ही साथ नेचुरल प्रोसेस भी है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और माधुरी जी अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। माधुरी जी। हेलो जी बताइए मैडम। जी मैं लीवर के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। हाँ, मेरा फैटी लीवर है। जी। जो ये फैटी लीवर है इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है मेरा बहुत ज्यादा है। रिसेंटली मैंने जो टेस्ट करवाया था उसमें 539 आया था। हाँ, तो आपको उल्टा बताया गया मैडम, आपका ट्रिग्लिसराइड्स बढ़े हुए इसलिए आपका फैटी लीवर है। जब भी अगर सपोज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपका बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल बोलते हैं उसको, तो जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो आपको फिर दिक्कत यही आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लीवर के अंदर अगर फैटी लीवर आपका हो गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल तो आपके डिस्टर्ब हैं ही, तो इसके साथ में आपको हार्ट की समस्या भी हो सकती है। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स लेके आप या तो किसी को भेज दें, नहीं आ सकते हैं तो फिर अल्टीमेटली उसको हमारे को ड्रॉप करना पड़ेगा जो आपका ट्रीटमेंट है जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, और अपना ट्रीटमेंट उसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा जिससे कि उसको कर सकते हैं। जी आपका वो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। फैटी लीवर होना, फैटी लीवर को ठीक करना ऐसे ही है जैसे नॉर्मल किसी के फैट को कम करना, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फैटी लीवर के बाद जब शंकर लीवर हो जाता है तो तकलीफ है। जी बिल्कुल माधुरी जी, आप कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर मिलिए आप उसको, बिल्कुल। अगर नहीं आ सकते हैं तो अपनी ईमेल आप करा दीजिए फिर उससे। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और संजय जी दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ है। संजय जी। संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई जी, बताइए कैसे हैं? सर मेरे को लास्ट 8 ईयर से डायबिटीज है। अच्छा जी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल बताइए। डायबिटीज है लास्ट 8 ईयर से डायबिटीज है और डायबिटीज मेरी कंट्रोल में रहती है। वैसे मैं अपनी देखभाल खुद करता रहता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेडिसिन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप वो इंग्लिश मेडिसिन से आपको क्या पूरा वर्ड सेटिस्फाई नहीं, उसको बड़ी मजबूरी में ये मेडिसिन लेना पड़ता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास में। तो इसलिए जो भी है कोई इशू नहीं संजय जी, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स आप ले आइए। HbA1c टेस्ट आप करा लेना 3 मंथ्स का जो अपना ग्लूकोज का होता है। अगर कहीं पर कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो पता चल जाएगी, धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो तो ऑब्वियस है। देखिए, आपने इन नेचुरल अगर पैनक्रिया को स्टिमुलेट किया और उसने बीटा सेल्स प्रोड्यूस किए या इंसुलिन प्रोड्यूस किया तो वो वहाँ पर पता चला कि आपका जो है ना थोड़ी देर के लिए शुगर कंट्रोल हो गया, पर व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस आएंगी धीरे धीरे। देखो, न्यूरोपैथी हो जाती है लोगों को, किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, एक्यूट रिनल फेलियर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, 100 तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ये तो 100% है कि देखिए, जो चीज़ नेचुरल आप कर सकते हैं वो इननेचुरल तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने उसकी शायद 180 के करीब मॉर्निंग की फास्टिंग रहती थी, उसने तो मेडिसिन भी लिया, केवल एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया उसने, जबकि इतनी और एज भी कुछ नहीं, 22-23 एज है। केवल एक्सरसाइज, उसने कहा चाहे मेरे को 6 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़े लेकिन मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, और वो उसके ऊपर ठीक रहा। नेचुरल प्रोसेस उसने अपनाया। हम लोग क्या है कि समय की कमी के कारण उस प्रोसेस को अपना नहीं पा सकते। कोई बात नहीं, कुछ मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज, इट विल बी फाइन संजय जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो कोई समस्या नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या कर सकता हूँ मैं मदद। जी बिल्कुल संजीव जी, और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं संजीव जी का, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दूर दराज के जो दर्शक हैं, जो दिल्ली आ पाने में असमर्थ है, वो ईमेल के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट संजीव जी तक पहुँचा सकते हैं, और एक बार गाइडेंस मिलने के बाद आपको आपकी दवाइयाँ कुरियर के माध्यम से मिल सकती है। तो आप अभी कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हम हमारे अगले कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ और जानकारियां लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। संजीव जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है
09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।